हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए ऐसी मूवी लेकर आया हूं जो एक क्राइम सस्पेंस थ्रिलर मूवी है जिसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखें। मूवी की शुरुआत होती है जहां हम इस शक्ति नाम की लड़की को बस में देखते हैं जो अपने भाई के साथ है। ये लोग बस स्टेशन पर उतरते हैं। अब शक्ति का भाई टॉयलेट जाता है तो शक्ति इसके इंतजार में यहाँ खड़ी होती है। तभी हम ईश्वर नाम के लड़के को देखते हैं जिसे प्यार से ईशु बुलाते हैं, जो शक्ति को देखकर रुक जाता है। दोनों एक दूसरे को हसरत भरी नजर से देखते हैं। तभी ईशु अपनी घड़ी की तरफ देखता है और यहाँ से फौरन निकलता है और स्कूल में आ जाता है। तब हम यहाँ सुंदरी नाम की इस बच्ची को देखते हैं जो ईशु के भाई की लड़की है और ईशु इसका चाचा है। इसे लेकर ये बाजार जाता है और यहाँ घर का सारा राशन खरीदता है। तब छोटी रंगीन मुर्गी खरीदने की जिद करती है क्योंकि इसे बहुत पसंद है, लेकिन ईशु किसी तरह इसे बहाना लगाकर घर ले आता है। घर पर हम इसकी भाभी को देखते हैं और इसका भाई हार्ट अटैक से मर चुका है। तब से यही पूरा घर संभालता है। इसकी भाभी कहती है, मैंने तेरी शादी के लिए एक लड़की देखी है। तभी ईशु शादी के लिए मना कर देता है और गाड़ी लेकर अपने दोस्त वड़ी वेलू के पास आ जाता है जो पुलिस स्पेशल ब्रांच में काम करता है। यहाँ हम पुन्नी नाम की छोटी बच्ची को देखते हैं जो वड़ी वेलू की भतीजी है और वो ईशु को भी अपना चाचा मानती है। और यहाँ हमें पता चलता है कि बस स्टेशन पर मिलने वाली लड़की शक्ति और ईशु एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन शक्ति गांव छोड़कर चली गई थी। इसलिए ईशु वड़ी वेलू को इसका पता लगाने को कहता है। अगले दिन ईशु काम पर आ जाता है और ये कॉर्पोरेशन में काम करता है। सब वर्कर्स को काम बांटने के बाद इसकी नजर शक्ति पर पड़ती है जो यहाँ काम मांगने आई थी। फिर शक्ति जब काम पर चली जाती है तब ये अपने दोस्तों को लेकर यहाँ आता है क्योंकि वो शक्ति से माफी मांगना चाहता है, पर यहाँ भी बात नहीं बनती और शक्ति इसे सर सर कहकर पुकारती है। फिर अगले दिन ऑफिस में शक्ति जब साइन लेने आती है तो ये इससे बात करने की कोशिश करता है, पर यह तेजी से बाहर जाने लगती है। ईशु इसे रोकने की कोशिश करता है तो ये इसे जोरदार थप्पड़ मार देती है। फिर अगले दिन जब ये सफाई कर रही होती है तब ईशु इसकी नीचे उतरने में मदद करता है और यहाँ हमें पता चलता है कि ये ईशु से नाराज क्यों है। कुछ साल पहले जब इनके 12th का रिजल्ट था तब ये मिलकर शादी करने वाले थे, लेकिन इसी दिन ईशु के भैया की हार्ट अटैक से मौत हो गई थी। इसलिए वो शक्ति की बुलाई गई जगह पर नहीं आ पाया था और बाद में शक्ति को बहुत ढूंढा, लेकिन शक्ति गांव छोड़कर जा चुकी थी। अब शक्ति को ये सच्चाई पता चलती है तो इसकी सारी नाराजगी खत्म हो जाती है और यहाँ से ये दोनों एक दूसरे से प्यार करना दोबारा शुरू कर देते हैं। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि छोटी पुन्नी के घर पढ़ाई करने आई हुई है। तब पुन्नी कहती है, मैंने मेरी बड़ी बहन से सुना है कि गांव में बाहर नदी के पास हिरन आया है, क्या तू मेरे साथ हिरन देखने चलेगी? तब छोटी भी हाँ कर देती है। वहीं अगले सीन में हम वड़ी वेलू को देखते हैं। ये अपने सीनियर इंस्पेक्टर को बताता है कि गांव के बाहर नदी के पास इन्हें एक छोटी बच्ची की लाश मिली है जिसका रेप करके इसे मार दिया गया है और ये वही जगह है जहां छोटी और पुन्नी हिरन देखने जाने वाले हैं। अगले दिन प्लान के मुताबिक छोटी और पुन्नी स्कूल गेट पर मिलते हैं। तब पुन्नी ईशु से कहती है, आज स्कूल की छुट्टी के बाद हमारी योगा क्लास है तो आप हमें लेने लेट आना, और ईशु भी हाँ कह देता है। अब छुट्टी में ये दोनों स्कूल से निकलते हैं तो छोटी देखती है ईशु किसी काम से वहीं बाहर खड़ा है। तब ये दोनों छुपकर इस रिक्शे में बैठते हैं, लेकिन छोटी उतरकर ईशु के पास आ जाती है और पुन्नी अकेले ही इस रिक्शे में बैठकर चली जाती है। अब अगले दिन पुन्नी क्लास में बीमार नजर आती है और अचानक से इसे उल्टी आने लगती है तो ये वॉशरूम चली जाती है और छुट्टी में छोटी देखती है जो जगह पुन्नी बैठी थी वो गीली है। बाहर निकलकर छोटी ईशु से कहती है कि पुन्नी मुझसे बात नहीं कर रही है। तब ईशु भी पुन्नी का ये अजीब बर्ताव देखता है तो छोटी को स्कूल में बिठाकर ये पुन्नी को घर छोड़ने आता है और गली में गाड़ी रोककर पुन्नी से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन पुन्नी इसके छूने से भी डर कर कांपती है और दूर भागती है। और ये सारा सीन गली में कोई अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लेता है। इसी रात में ईशु को वड़ी वेलू का
फोन आता है कि पुन्नी की तबीयत खराब है, तू जल्दी से आ जा, और इशू फौरन घर से निकल जाता है। अब अगले दिन सुबह हो जाती है लेकिन इशू घर नहीं आया है। तब कुछ लोग इसकी भाभी को बुलाने आते हैं। ये लोग इसकी भाभी और छोटी को पुन्नी के घर लाते हैं जहां खूब गर्दी लगी हुई है। तब पुन्नी का बाप कहता है इशू ने पुन्नी के साथ गलत हरकत की जिसकी वजह से पुन्नी हॉस्पिटल में है। ये कहकर वो गली में रिकॉर्ड किया गया वीडियो इसे दिखाता है। तब इसकी भाभी कहती है नहीं, इशू ऐसा नहीं कर सकता, जरूर कुछ गड़बड़ है। ये सुनकर पुन्नी का बाप गुस्से से कहता है मैं इशू को जान से मार दूंगा। ये कहकर वो ये दरवाजा खोलता है जहां इसकी भाभी देखती है इशू जमीन पर बैठा है, इसके कपड़े भी नहीं हैं और इसे बहुत मारा गया है। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं ये पुलिस स्टेशन में इशू को बिठा कर रखा गया है। तब वड़ीवेलु आकर कहता है हम केस वापस ले रहे हैं क्योंकि छोटी बच्ची की बदनामी होगी। तभी इशू इसके पीछे पीछे भागता हुआ आता है। तब ये भी इशू को मारता है और कहता है तूने इतनी गंदी हरकत की, मन तो कर रहा है तुझे जान से मार दूं। तब इशू कहता है तू तो मुझ पे भरोसा कर मेरे दोस्त, एक बार तू पुन्नी से खुद पूछ कर देख। तब वड़ीवेलु इसे और बुरा भला कहता है और चला जाता है। इस दिन से इशू की जिंदगी जहन्नुम बन जाती है। सारे लोग इसे शक की नजर से देखते हैं, यहाँ तक कि इसकी भाभी भी छोटी को इसके करीब आने नहीं देती, इसे अपने पास सुलाती है। अब एक सुबह जब इसकी भाभी छोटी को बता रही होती है कि अपने चाचा से दूर रहना, तब ये बात इशू सुन लेता है और इसका दिल इतना टूटता है कि वो घर से बाहर भागता है। पीछे पीछे इसकी भाभी और छोटी भी इसे रोकने निकलते हैं। ये टेंशन में इस कुएं के पास खड़ा होता है। तब वड़ीवेलु यहाँ आकर इसे गले लगाता है और रोने लगता है क्योंकि इसने पुन्नी से बात की तो इसे सच्चाई का पता चल गया। अब जब ये लोग घर आ रहे होते हैं तब पता चलता है कि छोटी लापता है। तब फौरन ये लोग पुलिस स्टेशन भागते हैं। इधर छोटी को ये आदमी रंगीन मुर्गी का लालच देकर इसे गेम खेलने कहता है और कहता है मैं तुम्हें तुम्हारे चाचा के पास छोड़ दूंगा, और इसे बस में बिठाकर अपने अड्डे पर ले जाता है। अगले दिन पुलिस को जंगल के किनारे एक बच्ची की लाश मिलती है जिसका शरीर एसिड से जला दिया गया है। तब पुलिस इशू और इसकी भाभी को बुलाती है कि लाश को पहचानो, हो सकता है ये तुम्हारी बच्ची है। लाश देखने के बाद ये लोग कहते हैं नहीं, ये हमारी छोटी नहीं है, ये कोई और बच्ची है। इधर ये आदमी छोटी को डराकर कहता है उस थैले में सांप है, अगर तू मेरी बात नहीं सुनेगी तो वो तुझे काट लेगा, और ये छोटी को नहलाने ले जाता है और इसके बदन को गलत इरादे से छूता है। अब पुलिस इशू से छोटी की पसंदीदा और जरूरत के सामान की लिस्ट मांगती है क्योंकि इन्हें पता था किडनैपर ये सामान खरीदने जरूर आएगा। इधर पुलिस के खबरी ये बूढ़े की दुकान पर रात को ये किडनैपर आता है। पुलिस को फोन ना लगने पर बूढ़ा इसे खुद पकड़ने की कोशिश करता है पर यह किसी तरह भाग जाता है। पुलिस अगली सुबह आकर बूढ़े से इसका हुलिया पूछती है और इसका स्केच बनाकर पूरे शहर में इसकी तलाश जारी करा देती है। इधर ये किडनैपर अपने पकड़े जाने के डर से अपना हुलिया ही बदल लेता है और पूरे चेहरे के बाल साफ कर लेता है और ये छोटी को गांव से बाहर जलाने निकल जाता है। रास्ते में पुलिस की चेकिंग देखकर ये इस बाजू वाली औरत से कहता है बहन जी, मेरी बच्ची को आप चेकिंग के उस पार पहुंचा दो, मेरी बीवी की अचानक तबीयत खराब हो गई है इसलिए मुझे जाना पड़ रहा है। ये कहकर ये पीछे भागता है और दूसरी रिक्शा में बैठकर आगे जाता है। तब ये औरत देखती है कि छोटी बुखार से तड़प रही है और होश में नहीं है। तब इसे शक होता है और ये फौरन पुलिस वालों को आकर इन्फॉर्म करती है। पुलिस वाला आकर इसे देखता है और फौरन अस्पताल ले जाने लगता है। तभी इशू छोटी को देखता है और फौरन इसे ले लेता है और ये इसे लेकर अस्पताल आ जाता है। इशू अपने दोस्त वड़ीवेलु से कहता है जैसे ही वो कमीना किडनैपर पकड़ा जाएगा तू सबसे पहले मुझे बताएगा क्योंकि मैं इसे अपने हाथ से मारूंगा। अब घर आकर इशू चाकू पर ये कांच के टुकड़े चिपकाता है और इसे मारने का प्लान बनाता है। इधर कोर्ट में इस गलत काम करने वाले किडनैपर को पकड़ कर लाते हैं और जज इसे सजा सुनाती है। फिर इसे पुलिस वाले इस बस में लेकर जाते हैं और इसी बस में इशू ने इसे मारने का प्लान बनाया था।
अब इसके दोस्तों को शक्ति का कॉल आता है और वो बताती है छोटी के साथ जिसने गलत हरकत की ये वो नहीं है जिसे तुम मारने वाले हो। तभी ये भागता हुआ बस में आकर इशू को रोकता है और कहता है छोटी को किडनैप और दूसरी बच्चियों को मारने वाला कोई और है, ये दूसरा आदमी है। तब इशू कहता है मैं समझा नहीं। तो इसका दोस्त तो कहता है ये एक ऑटो ड्राइवर है और इसने बस पुन्नी के साथ गलत हरकत की थी, लेकिन इसने किसी को मारा नहीं है और हमारी छोटी को किडनैप करने वाला भी कोई और है। ये सुनकर इशू अपनी थैली से चाकू निकालता है और बस में चढ़कर इसे इतना चाकू मारता है जब तक वो मर नहीं जाता। इसके बाद ये अस्पताल आ जाता है और चेहरे पर मास्क होने की वजह से कोई इसे पकड़ भी नहीं पाता। फिर छोटी के पास आकर ये लेट जाता है। अब कुछ महीनों बाद हमें दिखाया जाता है कि छोटी बिल्कुल नॉर्मल पहले की तरह हो गई है और इधर पुलिस को इस किडनैपर की लाश मिलती है जिसने छोटी को किडनैप करके इसके साथ गलत हरकत की थी, यानी इशू ने आखिर इसे मार ही डाला।